नमस्कार, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल @PK Science 59 पे। आज मैं हेलो एल्केन का पार्ट नंबर 3 पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हेलो एल्केन को बनाया कैसे जाता है। हमने पहले ही आपको क्लोरीनीकरण बता दिया था। अब हम आपको बताते हैं हेलो एल्केन बनाना, जिसमें आज हम बताएंगे आपको आयोडीनीकरण, हाँ। तो देखते हैं आयोडीनीकरण में होता क्या है। हम किसी भी एल्केन से, किसी सममित एल्केन में आयोडीन के अणुओं से आयोडीन से क्रिया कराते हैं, और आयोडीन से क्रिया कराते हैं तो हमको हेलो एल्केन में हेलो आयोडो प्राप्त होता है, या हेलो आयोडीन प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। ये आयोडीन जो होती है हमारी बहुत अधिक क्रियाशील होती है। इसके कारण क्या होता है, ये पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसलिए इसमें हम एक उत्प्रेरक को बनाते हैं, 2 उत्प्रेरक लगते हैं। यदि पहले लिख देते हैं आपको, तब समझ आएगा, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे। देखो, किसी एल्केन की क्रिया आयोडीन से कराते हैं, लेकिन ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किंतु आयोडीन अधिक क्रियाशील होती है, किंतु आयोडीन अधिक क्रियाशील होती है। इसलिए यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया बन जाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बन जाती है। इसलिए इसमें उत्प्रेरक लिया जाता है क्या, एक तो HNO3 हो गया, या फिर दूसरा क्या होता है HiO3 को हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। इसको क्या बनाते हैं, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया की गति को बदल देता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की गति को बदल देता है। देखो कैसे होता है। हमने ऐसे CH3 लिया बेटा, CH3 हमने ले लिया, जिसकी क्रिया हमने I और I से कराई। जब हम I और I से कराते हैं तो देखो, एक ये बंध टूटता है, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन बंध को तोड़ करके एक हाइड्रोजन बंध निकाल करके ये तो चले गए, ये तो निकल जाते हैं। तो ये निकल गया हमारा, क्या हुआ, HI निकल गया, और प्लस HI निकल जाने के बाद में जो शेष बचा, वो बचा क्या था, CH3। CH3 के साथ में बचता है एक आयोडीन, ये हमारा बन गया। ये क्या है, आयोडोमेथेन है ना बेटा, ये आयोडोमेथेन है। लेकिन
लेकिन क्या होता है बेटा, जब कोई उत्प्रेरक नहीं होता है तो ये अभिक्रिया तुरंत ही इतना ज़्यादा आयोडीन इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है, HI ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये तुरंत अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करने के पश्चात में पुनः इसी को बना लेता है, पुनः यही फॉर्म बना लेता है। इसलिए यदि जब इसी अभिक्रिया में देखते हैं, जब हम ऐसे ही लिख देते हैं CH4 की अभिक्रिया I2 से कराते हैं और जिसमें हम उत्प्रेरक को HNO3 उत्प्रेरक ले लेते हैं, जब हम HNO3 उत्प्रेरक लेते हैं तो हम देखते क्या है कि जो हमारा CH3 है वो CH3I प्लस के HI बनाता है और ये अभिक्रिया यहीं पर रुक जाती है। इस अभिक्रिया का रुकने का कारण बस इतना ही होता है कि जब ये अभिक्रिया रुकती है, HNO3 की अभिक्रिया होती है बेटा, और जब ये अभिक्रिया रुकती है तो इसमें एक चीज़ और हो जाती है, ये जो हमारा उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है जो हमारा उत्प्रेरक है, वो इस अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद के जो गति है उसको धीमा कर देता है। उसको धीमा करने के कारण ये अभिक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही समाप्त हो जाती है। फिर देखो, यदि आपको रिएक्शन सीखना ही है तो फिर से एक बार और देख लेते हैं। जैसे हम C2H6 लिख लेते हैं, C2H6 की क्रिया I2 से कराते हैं और उसमें उत्प्रेरक क्या होगा, HNO3 ले लेते हैं, या फिर आप चाहें तो HiO3 ले सकते हैं, जो मना है आपके उत्प्रेरक में ले सकते हैं। फिर देखो क्या होगा, 2I 6H, तो बेटा फिर से क्या होगा, C2H5I बनेगा, एक I एक H निकल करके बाहर निकाल देगी। चाहो तो आप हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं -HCl, मतलब HCl माइनस का, यानी बाहर निकल आया है। या फिर यदि यहाँ ना लिखना चाहें हम तो क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, HI बना सकते हैं। ठीक है, देखो इसका नाम क्या था, इसका नाम था आइडोमेथेन। इसका नाम आइडोमेथेन था, इसका नाम क्या होगा, आइडोइथेन। ठीक, ये हमारा कैसा होता है, ये सांद्र होता है, कंसंट्रेट होता है, या सांद्र HNO3 ले लेते हैं, और ये HNO3 लेते हैं जब, और इनकी क्रिया किसी भी एल्केन से कराते हैं। एल्केन से जब I2 की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें हेलो एल्केन या आइडोमेथेन आइडो एल्केन, और हमें HI मतलब हाइड्रो आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक, अब दूसरी क्रिया देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। आयोडीनीकरण क्या होता है बेटा, देख लो, किसी एल्केन की क्रिया जब आयोडीन से कराते हैं, जब किसी भी एल्केन की क्रिया, किसी भी कार्बन श्रृंखला की क्रिया हम आयोडीन से कराते हैं, तब जब क्रिया कराते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन किंतु आयोडीन अधिक क्रियाशील होता है, आयोडीन अधिक क्रियाशील है, इसलिए अभिक्रिया उत्क्रमणीय बन जाती है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय बन जाने का मतलब ये होता है, इसलिए बेटा जो हमारा उत्पाद प्राप्त होता है वो तुरंत ही आपस में अभिक्रिया करके जो पहले ही लिखा गया था, जो हमारे पास पहले था, जो हमने पहले ही जो अभिकारक लिए थे, उन्हीं अभिकारकों के रूप में बदल जाता है। क्योंकि HI ज़्यादा क्रियाशील होता है और वो फिर से अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम HNO3 या HiO3 लगा करके कैटलिस्ट उसको उत्प्रेरक बना लेते हैं, इसको सांद्र उत्प्रेरक बना लेते हैं बेटा, तब क्या होता है, जब सांद्र उत्प्रेरक बनाते हैं तो ये जो हमारा बना हुआ उत्पाद है उसकी अभिक्रिया को धीमा कर देता है। जब धीमा कर देता है तो उससे हमें एक संयुक्त रूप से, एक स्वतंत्र रूप से हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम दूसरी बात बताते हैं एल्कीन से। एल्कीन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझाते हैं। देखो, अब हम बताते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एल्कीन से HX की क्रिया। एल्कीन क्या होता है सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते तो मैं बताता हूँ आपको एल्कीन क्या होता है। देखो, एल्कीन बेटा होता है
एल्कीन होता है हमारा एक कार्बन के ऐसी श्रेणी जो कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होते हैं। एक कार्बन की ऐसी श्रृंखला जहाँ पर किसी ना किसी जगह पर कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसको हम एक और चीज़ नाम से ले सकते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या अभिक्रिया में ही देख लेते हैं हम इसको। देखो, एक हमने उदाहरण लिया आपको, सी के मध्य में कार्बन कार्बन के मध्य में यदि डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम एल्कीन कहते हैं, क्योंकि दूसरा बंध है। आयुपेशी नामांकन आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि कार्बन कार्बन के मध्य में जब डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम एल्कीन बोल देते हैं। एल्कीन की क्रिया हम किससे कराते हैं? बोलो, HX से कराते हैं। HX से कराते हैं। ये बेटा हमारे सम्मित एल्कीन है, एक नंबर पे लिख लेना। जब सम्मित एल्कीन हो, सम्मित एल्कीन हो तब। सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन अभी ये भी हम आपको बताएंगे। जब सम्मित एल्कीन होते हैं तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। सबसे बड़ी बात होती है सी के मध्य बने डबल बॉन्ड को सबसे पहले टूट जाता है, और जब डबल बॉन्ड टूटता है तो HX की क्रिया जब होती है तो एक तरफ H और दूसरी तरफ X जुड़ जाता है। ऐसी क्रिया बन करके तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं, ये हमारा बन के तैयार हुआ एल्कीन से। सम्मित एल्कीन से जब बनता है तो यह पे हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, हेलो एल्केन बनता है, सी के मध्य में डबल बॉन्ड टूट जाते हैं। अब देखो, एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि यहाँ पे HX की जगह पे हम HI या HBr ले लेते हैं, HBr से क्रिया, HBr से क्रिया कराते हैं, जब तब क्या होता है, HBr से जब क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, देखते हैं हम बेटा। तो सी के मध्य में डबल बॉन्ड बना हुआ है, जिसपे हम HBr से क्रिया कराते हैं, और जब HBr से क्रिया कराते हैं तो देखते हैं कि ये जो सी के मध्य डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो दूसरी तरफ टूटता है, जब टूट जाता है बेटा तो ये सी के मध्य में ब्रेक टूटा, ऐसे टूटा तो यहाँ पे एक जगह पे H और दूसरी जगह पे Br बन करके तैयार हो गया, और ये हमारी अभिक्रिया पूर्ण हुई। ये क्या कब होता है बेटा, जब सम्मित एल्कीन होता है। जैसे ही सम्मित एल्कीन की जगह हमने देखा दूसरा एल्कीन तैयार होता है, दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। अभी सम्मित एल्कीन नहीं देखते हैं, और आप बना सकते हो। ये सी के मध्य में ऐसे डबल बॉन्ड है, जिसको हमने HBr से क्रिया कराई। HBr से जब हम क्रिया कराते हैं, फिर से वही देखो, जब कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर HBr से क्रिया कराते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, ये बंध टूटता है। ये बंध जब टूट जाता है, जब ये बंध टूटता है तो क्या होता है, सी के मध्य में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद एक जगह पे H और दूसरी जगह पे HBr जुड़ जाता है, और इस प्रकार से ये योगात्मक अभिक्रिया बन जाती है बेटा। अब इसको हम देखते हैं, जब सम्मित होता है तब तो ऐसा हो रहा है, लेकिन जब सम्मित एल्केन नहीं होता है तब क्या होता है। जब सम्मित एल्केन का मतलब जब ऐसा एल्केन बन जाता है जो समान रूप से बराबर नहीं होता है। देख लेते हैं, जब सम्मित एल्केन जब असम्मित एल्केन हो, जब असम्मित एल्केन हो, जब असम्मित एल्केन होता है तब क्या होता है। असम्मित का मतलब हाइड्रोजन परमाणु समान ना होना। जब हाइड्रोजन परमाणु समान ना होना, जब हाइड्रोजन परमाणु समान नहीं होंगे तब के लिए क्या करते हैं, HBr से क्रिया कराएंगे। जब हाइड्रोजन परमाणु समान नहीं होंगे तो वहाँ पे देखते हैं, देखो ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, जब C और C के मध्य में डबल बॉन्ड, ये देखो हमने ऐसे जोड़ लिया और यहाँ पर ऐसे देख करके ऐसे जुड़ गया। अब यहाँ पे हमने देख लिया इसके मध्य में ऐसा जुड़ जाता है, तो यहाँ पे H2 और ये H, एक H यहाँ पे जुड़ा, 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 एक H यहाँ पे जुड़ गया। फिर इसकी क्रिया HBr से कराते हैं। देखो जब इसकी क्रिया HBr से कराते हैं तो क्या होता है, देखो अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु तो समान नहीं होते। सम्मित एल्केन का मतलब होता है ऐसे कार्बन जिसमें दो दो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हो और बाकी उनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उनको बोला जाता है सम्मित एल्केन। असम्मित एल्केन वो एल्केन होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु समान नहीं होते हैं, तो इसमें असम्मित है, हाइड्रोजन परमाणु समान नहीं है। तो इसमें जब टूटता है तो क्या होता है, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इसके लिए मार्कोनिकॉफ ने एक नियम दिया था। मार्कोनिकॉफ का नियम था बेटा,
मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? देखो, मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जब असम्मित एल्कीन के साथ किसी ध्रुवीय अणु का अयोगात्मक अभिक्रिया हो रही होती है, जब किसी ध्रुवीय अणु की अयोगात्मक अभिक्रिया असम्मित एल्केन से हो रही होती है और वो ध्रुवीय अणु जब टूटता है तो उस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, जब कोई ध्रुवीय अणु टूटता है उस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन समूह से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्याएं कैसी होती हैं? कम होती हैं। ध्रुवीय अणु वहीं पे जुड़ता है जहाँ पे क्या होता है? मार्कोनिकॉफ ने कहा था जब ध्रुवीय अणु टूटता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। देखो, अब क्या बोला जाता है मार्कोनिकॉफ ने इस नियम के लिए, असम्मित एल्केनों के लिए एक नियम दिया था जिसमें कहा था जब ध्रुवीय अणु टूटता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। मतलब जब ये अभी मार्कोनिकॉफ के रूल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे देखा जाएगा कि जो C के मध्य में डबल बॉन्ड है तो जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कम है, जब ये टूटेगा बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं, जब ये टूटेगा तो क्या होगा? ऐसे लिख देते हैं, जब टूटेगा तो होगा क्या, ये देखना है हमें। तो जब ये टूटता है तो हमने देख लिया क्या होता है। जब ये टूटेगा तो C और C के मध्य में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो इसका भी निकल आएगा। यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H लगा हुआ है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे H है। ये दो बॉन्ड टूट गए। ये हाँ, ये जब दो बंध टूटे बेटा, तो अब हमें क्या करना है? मार्कोनिकॉफ के रूल से ध्रुवीय अणु को तोड़ना है। ध्रुवीय अणु जब टूटेगा तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्याएं कम होती हैं। इस प्रकार से जुड़ेगा। ये बन गया मार्कोनिकॉफ के रूल से। देखा गया एल्कीन में जब HX की क्रिया किसी असम्मित एल्कीन से कराते हैं, असम्मित एल्कीन होता है यहाँ पे बेटा, असम्मित एल्कीन से जब असम्मित एल्कीन से कराते हैं तो देखते हैं कि जब ये असम्मित एल्कीन के जब कार्बन परमाणुओं के जब ब्रेक बंद होते हैं, जब ब्रेक टूटते हैं, तो उसमें से जो ध्रुवीय अणु होता है, जो ध्रुवीय अणु टूटता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्याएं कम होती हैं, और H उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर क्या होता है, जहां पर इनकी अणुओं की संख्याएं अधिक होती हैं, हाइड्रोजन अणुओं की संख्याएं अधिक होती हैं। अब एक और समझा देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसके लिए हम आपको सीधे लिख करके बताएंगे। सीधा लिख करके बताने से आपको और अधिक समझ में आएगा। देखते हैं, CH3 C2 CH डबल बॉन्ड C और इसके बाद में CH और ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है या ऐसे लिखा हुआ मिल जाए इसके लिए तो CH3 मिल जाता है बेटा। और इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? इसकी क्रिया HBr से कराते हैं। तब क्या होता है? देखो, ये एक असम्मित एल्कीन है जिसमें देखा गया है, जिसमें हमने देखा, ऐसे लिख देते हैं बेटा, CH2 लिख देते हैं, CH2 कराते हैं। तो अब जब ये बंध टूटता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है और ये बंध टूटता है तो हम क्या देखते हैं? जब ये बंध टूटता है तो इसका बंध ब्रेक होता है, ये भी टूटता है। तो जब जिसका ऋणात्मक भाग देखो, ये हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H लगा दें,
या H लिख दें, एक बंद ऐसे निकल गया, दूसरा ऐसे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे C के साथ में एक बंद ऐसे निकल गया, और यहाँ पे CH2 जुड़ा हुआ है। और अब हमारा क्या होगा, अब हमारा ये ध्रुवीय अणु टूटेगा। ध्रुवीय अणु मतलब HBr टूटेगा, तो HBr में B निगेटिव है, ये सभी को पता है। एल्केनिक जो एल्केन समूह होता है, एल्केन समूह में सभी में -1 चार्ज होता है, और H में +1 चार्ज है, लेकिन है तो इसी ग्रुप में दर्शाता है, लेकिन गुण तो इसी में दर्शाते हैं, लेकिन उसको अलग रखा गया है क्योंकि धात्विक गुण भी कुछ पाए जाते हैं। अब देखो फिर क्या होता है बेटा, ये टूटा, दोनों टूटे आपस में। जब टूटे तो इसका ऋणात्मक भाग Br जो था वो जुड़ा उसमें जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कम है, और हाइड्रोजन वहां पर जुड़ा जहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है। इसको कहते हैं हमारा मैरकानिकॉफ रूल भी कहते हैं इसको, ठीक, मैरकानिकॉफ के रूल से। अब इसको हम खत्म करते हैं। एक नियम और होता है बेटा, इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम यहीं से ख़त्म कर देंगे आज की क्लास को। बाकी कल फिर से दिखेंगे आपको। देखो एक नियम होता है, इसको बोला जाता है एंटी मैरकानिकॉफ का रूल। पराक्साइड की उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, जब किसी असममित एल्केन को CH3CH और सिंगल डबल बॉन्ड के साथ में हो गया हमारा CH2, और इसकी क्रिया जब HBr से कराते हैं, और यहाँ पे एक उत्प्रेरक लग जाता है, एक उत्प्रेरक लग जाता है जिसको हम कहते हैं पराक्साइड। पराक्साइड एक उत्प्रेरक लग जाता है, तब बेटा ये जो नियम था मैरकानिकॉफ का रूल था, इससे जस्ट उल्टा हो जाता है, एंटी मैरकानिकॉफ का नियम प्रयुक्त होने लगता है, एंटी मैरकानिकॉफ का रूल प्रदर्शित होने लगता है। देखो एंटी मैरकानिकॉफ का रूल क्या कहता है, एंटी मैरकानिकॉफ का रूल कहता है जब यहाँ पे ये तो मैरकानिकॉफ का रूल है, जस्ट उल्टा इसी से हो जाता है। एंटी मैरकानिकॉफ के रूल में कहा जाता है, जब एंटी यहाँ पे लिख देते हैं, एंटी मैरकानिकॉफ का रूल या व्युत्क्रम मैरकानिकॉफ का रूल, जब ध्रुवीय अणु टूटता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखो अब यहाँ पे पराक्साइड है ना, जब पराक्साइड होता है तब देखें, जब ध्रुवीय अणु टूटता है तो उस ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या लिख लो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। जैसे कि यहाँ पे पराक्साइड एक उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है। ये देखो यहाँ पे हमारा एल्कीन है, ये बंद टूटेगा CH3 और ये CH, ये एक बंद निकल गया, फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए CH2, यहाँ पे एक बंद निकल गया। अब जब HBr टूटेगा तो पराक्साइड की उपस्थिति में जब HBr टूटेगा बेटा, तो ये क्या करेगा, ये मैरकानिकॉफ का जस्ट व्युत्क्रम रूल प्रयोग करेगा। वो क्या करेगा, जिसमें ये हाइड्रोजन जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु कम है, और HBr जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। इसको कहते हैं हम पराक्साइड इफेक्ट, पराक्साइड की उपस्थिति में, या पराक्साइड इफेक्ट, या एंटी मैरकानिकॉफ का रूल भी कहा जाता है। ठीक, तो इतना आपको समझ आया होगा। एक और उदाहरण हम आपको देकर समझाते हैं जो आपके लिए बहुत समझ आना चाहिए। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा और सही से लिख लें ताकि थोड़ा सा हमें स्पेस मिल सके। इसके लिए लिख देते हैं यहाँ पे बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे जुड़ेगा H, यहाँ पे जुड़ेगा Br,
बस इतना ही। अब देखते हैं दूसरा, एक उदाहरण और देख लेते हैं जो थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, CH3 CH2, फिर यहाँ पे लिख देते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया जब हम कराते हैं HBr से, और HBr से कराते हैं किसमें, पराक्साइड की उपस्थिति में। पराक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो अब देखते हैं, अब इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहले ये कमजोर बंद होता है। जब जैसे ही कमजोर बंद हुआ, चट से टूटा, टूटने के बाद में HBr जो ध्रुवीय अणु था टूटा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि बेटा CH3 और CH2, CH इसका एक बंद टूटा और सिंगल बॉन्ड के साथ में CH2 यहाँ पे टूटा। अब इसमें जब टूटा तो हमने देखा जो अब ये ध्रुवीय अणु टूटता है बेटा, तो एंटी मरकोनिकॉफ का रूल काम करा है, व्युत्क्रम मरकोनिकॉफ का रूल। फिर से समझ लो, व्युत्क्रम मरकोनिकॉफ का रूल कहता है जब ध्रुवीय अणु टूटता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। ऋणात्मक भाग कहाँ पर जुड़ता है, ऋणात्मक भाग जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कहाँ पे होते हैं, अधिक होते हैं। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा ऋणात्मक भाग, यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ये है हमारा एंटी मरकोनिकॉफ का रूल। परसाइड इफेक्ट पर परसाइड की उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में जब कोई ध्रुवीय अणु टूटता है तो वो असम्मित एल्केन के उस कार्बन में जुड़ता है जहाँ ऋणात्मक ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग असम्मित एल्केन के उस कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्याएं अधिक होती हैं, और हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ठीक, ये दो उदाहरण आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपको दिखाते हैं एक और अच्छा सा रूल, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल बताएंगे आपको फिर से।